नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ साइंस की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये विज्ञान के प्रश्न प्रीवियस ईयर पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इधर उधर के क्वेश्चन से की प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि आप जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये आरओ यूपी पीसीएस और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछे गए थे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, इसकी व्याख्या अभी हम डिटेल में देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है। ये सभी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सीधे सीधे दे दिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है क्रूक्स कांच, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रूक्स कांच परावैंगनिक किरणों को काटता है। यह सीरियम ऑक्साइड, सिलिका आदि से मिलकर बना होता है। परावैंगनिक किरणें एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिनकी तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी तथा एक्सरे किरणों से अधिक होती है। सामान्यतया देखा जाता है कि ओजोन परत पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से समस्त सजीव जगत की रक्षा करती है। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। क्रूक्स कांच का उपयोग धूप चश्मे के लेंस के निर्माण में, परावैंगनिक विकिरण की सुरक्षा में तथा पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। पायरेक्स कांच भी पूछा जाता है, तो ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह एक अदिश राशि है। दूसरा कथन है यह एक सदिश राशि है। नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर का चयन करना है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ओनली वन। या तो कोई भी राशि सदिश हो सकती है या फिर अदिश हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, इसलिए हमारा पहला आंसर सही होगा। इसकी व्याख्या है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अलग से बनता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान से याद रखेंगे। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ये सभी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए व्याख्या को और ध्यान से पढ़ेंगे। इसे वोल्ट भी कहा जाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जो जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। ध्यातव्य है कि पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसके कारण थोड़ा आवेश देने या लेने पर इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य रहता है। अगला प्रश्न शुरू होता है, रिगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। ऑप्शन दिया गया है धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा या फिर ध्वनि। तो इसका राइट आंसर है स्मोक, यानी कि धुआं। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं या फिर स्मोक के घनत्व को मापने में किया जाता है। ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्वनि का मापन किस में करते हैं, तो ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। जल प्रदूषण को किस में मापते हैं, जल प्रदूषण को बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म भी याद रखेंगे कि मात्रा के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये अलग अलग पॉइंट हैं और अलग अलग क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, तो एक ही प्रश्न से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए व्याख्या को अधिक ध्यान से पढ़ेंगे। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ऑप्शन पहले देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम या फिर जलवाष्प। तो राइट आंसर हमारा है डस्ट पार्टिकल, यानी कि धूल के कण है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण अथवा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश वायुमंडल में कुछ दिशा में ज़्यादा तथा कुछ दिशा में कम प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रसार कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2021 में, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। रेत
का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि या फिर प्रेयरी भूमि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। इसकी व्याख्या देखते हैं। आरओ के लिए इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे आप लोग। दिए गए उपयुक्त विकल्पों में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि परावर्तित करती है। सूर्य की रोशनी का हिम 70 से 90%, मरुस्थल 60 से 70%, घास के मैदान 14 से 37% तथा कोटधारी वन 10% भाग का परावर्तन करते हैं। जब सूर्य की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश को परावर्तित करने की घटना को एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो घटना कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अब हमारे प्रश्न केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से रिलेटेड होंगे। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं? mm ऑफ Hg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, प्रति ग्राम प्रति लीटर के रूप में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। इस पॉइंट को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेली के बीच होता है। डेली से मतलब यहाँ पर होगा डेसीलीटर, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? यह कई बार अन्य सभी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन या फिर मीथेन। तो एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ब्यूटेन हमारा राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा प्रोपेन होते हैं। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। कई बार एग्जाम में, ये वनडे के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें दुर्गंध के लिए इथाइल मर्केप्टान, जिसका फार्मूला है CH3CH2SH, मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता लगाया जा सके। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी का रिसाव होने पर हमें उसकी महक आती है। यह महक किस कारण से आती है? तो मर्केप्टान के कारण आती है, यह याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है सी, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल का यह सही सुमेल नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दूध के खट्टा होने के कारण लैक्टिक अम्ल होता है, यानी दूध का खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होते हैं और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? सक्रिय परिवहन के द्वारा, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा, परासरण के कारण या फिर प्रसार के कारण। तो राइट ऑप्शन हमारा है सी, ऑस्मोसिस क्रिया या फिर परासरण के कारण निकलता है। व्याख्या इसकी देखते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो परासरण यानी ऑस्मोसिस के कारण पानी निकलता है। जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किए गए हो तो विलायक के अणु झिल्ली पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। यह एक स्वतः स्फूर्त भौतिक क्रिया है जिसका कारण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए गए विलयनों में सांद्रताओं की विभिन्नता के कारण उत्पन्न परासरण दाब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि
राइट ऑप्शन है श्वसन दर ह्रास यानी कि रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज डिक्रीज्ड। व्याख्या देखते हैं, शीत प्रकोष्ठ यानी कोल्ड चैम्बर में फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के श्वसन दर में कमी हो जाने के कारण इनका अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। तो राइट ऑप्शन हमारा है बी, न्यूट्रिनो, इसका राइट आंसर है। न्यूट्रिनो एक शून्य आवेशित कण होता है, इसकी खोज पाउली ने की थी। जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी तथा प्रोटॉन धनावेशित होता है। ये सभी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण है। ध्यातव्य है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण पॉजिट्रॉन अथवा एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है डी, कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। बाकी क्लोरोफिल, आरएनए और डीएनए तीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। जबकि क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण आदि ये प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। 6 पोषक पदार्थ होते हैं, नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियो धार्मिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, रेडियो धार्मिकता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा कथन है, नाभिकीय विखंड के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। इसका राइट ऑप्शन है ओनली वन, केवल एक सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। यह घटना रेडियो सक्रियता या रेडियो धार्मिकता कहलाती है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन बम, जिसकी संहारिक क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है, इसका निर्माण नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अतः विकल्प ए हमारा सही है। अब ये क्वेश्चन है जो कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है बॉटनी का, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ कलिका, सहायक कलिका, फूल कलिका या फिर वनस्पति कलिका। तो राइट ऑप्शन है फ्लावर बड है लौंग, यानी कि फूल की कली है। व्याख्या देखते हैं। लौंग फूल कली का निरूपण है। लौंग मंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो यह मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है टापा नामक कपड़ा। व्याख्या देखते हैं इसकी। मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा विशेषतः पेड़ों के छाल से बनाया जाता है। इसके लिए सहतूत या अंजीर के पौधों को प्रयोग में लाया जाता है। ये मोरेसी कुल के ही पौधे हैं। टापा कपड़ा मुख्यतः टोंगा, समोआ और फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हवाई द्वीप में इसे कापा, फिजी में उहा आदि कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए ऑरेंज पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें 3 ऑप्शन जो कि सही सुमेलित है, एक ऑप्शन हमारा जो कि गलत सुमेलित है। विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन सी पाई जाती है संतरे में। अगला क्वेश्चन,
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं और इससे कई प्रश्न बनेंगे। इस व्याख्या को पढ़ के आपको विटामिन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। विटामिन ए का रासायनिक नाम कई बार पूछा जाता है। रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? तो रेटिनॉल होता है। इसकी खोज मैकुलम ने की थी। इसका स्रोत होता है गाजर, दूध, अंडा, पनीर, मछली, यकृत तेल आदि। इसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, संक्रमण का खतरा आदि होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना रोग होता है। विटामिन सी नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी, खट्टे पदार्थ आदि से मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है बाटुलिज्म क्या है? व्हाट इज बाटुलिज्म? इसका राइट ऑप्शन है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, यह बॉटुलिज्म कहलाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाटुलिज्म को विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। यह एक दुर्लभ एवं गंभीर बीमारी है जो एक जीवाणु क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिज्म संक्रमण के कारण होती है। यह 3 अलग अलग रूपों में भी हो सकती है जिनके नाम दिए गए हैं खाद्यजन्य बाटुलिज्म, घाव बाटुलिज्म तथा शिशु बाटुलिज्म। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि 2021 यूपीपीसीएस में पूछे गए थे। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसे अवश्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण यानी रीजन कहा गया है। अभिकथन कहता है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। रीजन है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो राइट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन ये भी गलत है, बी ये भी गलत है, सी सत्य है किंतु आर गलत है ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी देखते हैं। राइट आंसर इज डी, यानी कि ए गलत है किंतु आर सत्य है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन इन क्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं तथा इन्हें नियंत्रित करते हैं। इन्हें अक्सर सहायक आहार भी कहा जाता है। मानव शरीर की अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, विटामिन के तथा विटामिन डी को छोड़कर। अतः कथन असत्य है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, यह सत्य है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होता है जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसलिए डी इज राइट ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल विटामिन आवश्यक होता है। इसकी कमी के प्रभाव से कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल की भवन, रतौंधी, वृद्धि अवरुद्ध होना, केराटोमैसिया आदि परेशानियां संभव हैं। दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, ट्रैकियोल्स है या फिर ब्राकियोल्स है, पल्मोनरी शिराएं है या फिर एल्वियोली है? तो इसका राइट ऑप्शन है एल्वियोली। इसकी व्याख्या देखते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल एल्वियोलाई या फिर वायु कोशिका है। वायु कोशिका को श्वसन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है यह। जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा गले में ट्रैकिया नामक अंग में जाती है जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। आगे जाकर ट्रैकिया कई भागों में विभाजित हो जाता है जिसको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। ब्रोंकियल के अंदर हवा की एक थैली मौजूद रहती है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो यह ब्लू बेबी सिंड्रोम मेथेमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रक्त में मेथेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण
ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन मेथमोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। इससे शरीर में साइनोसिस अर्थात त्वचा का नीला पड़ना समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह वयस्कों की तुलना में शिशुओं को अधिक प्रभावित करती है। ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक कम होने पर पीड़ित व्यक्ति कोमा में चला जाता है और सुधार न होने पर मृत्यु भी संभव है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन के कारण चेलोसिस नामक रोग होता है। आइए देखते हैं क्या है चेलोसिस। चेलोसिस विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है। इस विटामिन की कमी से होने वाले अन्य रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं यानी कि मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आधार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। स्कर्वी रोग यह विटामिन C की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, निद्रा रोग। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है इसे। यह रोग ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो कि सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। डेंगू, ज्वर, फाइलेरियासिस और मलेरिया के वाहक मच्छर होते हैं। कुछ क्वेश्चन है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट एंड इको सिस्टम से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। यह अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। आइए देखते हैं क्या है कार्बन क्रेडिट और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बनते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का विकास क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो धारक के 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसें जिनकी मात्रा 1 टन CO2 के बराबर हो के उत्सर्जन कार्य ऊर्जा अधिकार देता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 12 में वर्णित स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश या उनकी कंपनियां अन्य विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिया गया है बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल, दूसरी तरफ उसका लोकेशन दिया गया है यानी वह कहाँ पर स्थित है। तो सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नौकरेक स्थिति है उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसमें सही कूट की पहचान करनी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कौन कहाँ पर स्थित है। सिमलीपाल यह उड़ीसा में स्थित है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी यह उत्तराखंड में है, नौकरेक मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण या फिर रीजन कहा गया है। अभिकथन है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। रीजन बताया गया है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इस कूट का चयन करना है। इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सत्य है यानी कि एसर्शन गलत है, रीजन सत्य है। डी इज राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध से निर्मित होता है।
पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर है तथा मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, अतः अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन बी 1986। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह सभी एग्जाम वनडे से लेकर के यूपी पीसीएस, आईएएस, आरओ सभी में पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 से प्रभावित है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 में मनाए गए ओजोन दिवस की थीम 2021 का हमें अब याद नहीं रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कई बार पूछा जाता है ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया तथा 1995 में पहला ओजोन दिवस मनाया गया था। यह समताप मंडल में स्थित है, वायुमंडल में। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पफबॉल, शैवाल, लाइकेन या फिर मॉस? तो हमारा राइट आंसर है लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रदूषित स्थान पर यह नष्ट होने लगता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण है। उल्लेखनीय है कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक यानी फंजाई तथा शैवाल यानी कि एल्गी दोनों से मिलकर बनता है। कवक व शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, यानी कि म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह यूपी टेट एग्जाम में भी पूछा गया था, एसएससी में भी कई एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। इसीलिए कहा जाता है कई बार यह पीसीएस या फिर आरओ के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सीधे सीधे दे दिए जाते हैं। तो इसलिए अच्छे ऑथेंटिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको अधिक लाभ मिले। इसका राइट आंसर हमारा है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इको मार्क का प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र उस उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो तथा जिसका इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ता हो। 1991 से भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों की आसान पहचान के लिए इको लेबलिंग की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कण हैं जिनमें सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। इसी कारण सरकार ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्तियों से दूर लगाने का प्रयास करती है तथा इस पर निर्भरता कम होने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही वनारोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें।